Hello guys, my name is Vijayaraj. You all watching me on this beautiful channel Whole Masti Hai. Whatever ways you all have been connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate on the topic of relative pronoun. गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। गाइज रिलेटिव प्रोनाउन का इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाया जा सकता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के दायरे में आता है, लेकिन इसका प्रयोग सिंथेसिस के ग्रामर यानी ट्रांसफॉर्मेशन में कंपाउंड सिंपल या फिर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते उनके फॉर्मेशन भी यूज होता है। और स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। गाइज ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड से ही होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये रिलेटिव जैसा कि नाम सजेस्ट करता है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी शब्द, कौन से शब्द यानी किसी न किसी नाउन के साथ, नाउन यानी नाम के साथ ये रिलेशन को शो करते हैं। अब बात करते हैं कि रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं इनमें किस प्रकार के शब्द आएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इसमें जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सारे के सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, ये लाइक दिस। गाइज अब हम चलते हैं अपने व्हाइट स्क्रीन की तरफ और इनको अच्छे से इनका पोस्टमार्टम करके आज सारी दुविधाओं को खत्म कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हमेशा की तरह एज विजुअल सबसे पहले हम यही समझेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है रिलेटिव, इसका मतलब क्या होता है। वी ऑल नो यार, रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज को रिलेट करना, रिलेट करना, रिलेट यानी कि एक संबंध बताना। या प्रोनाउन क्या, देखो ध्यान से, रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी न किसी नाउन के साथ में अगले जो शब्द होता है, यानी कि दो नाउन के बीच में एक रिलेशन बताने का काम करते हैं। वो दो नाउन हो सकते हैं, एक नाउन दूसरा प्रोनाउन हो सकता है। यानी हम एकदम इजीली वर्ड में ये बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं भैया, रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे जो हो भैया, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वर्ड ही होते हैं, यानी कि ये शब्द होंगे। और ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रिलेट करने का काम करते हैं। किसको रिलेट करते हैं, ये नाउन को नाउन से रिलेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एग्जांपल, ये नाउन को प्रोनाउन से रिलेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वाक्य में किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये वर्ड होते हैं, तो ये कौन कौन से वर्ड होते हैं। देखो भैया, ये रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं ना, जो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो जो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन मतलब टोटली चेंज हो जाता है जब हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग उन्हीं इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे हमारे पास व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है ना, व्हेन है, ये सब जितने भी हमारे पास होते हैं WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर हम लोग इनका प्रयोग किन्हीं दो नाउन में रिलेशन बताने का काम करते हैं तो उस कंडीशन में उन शब्दों को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा, यह वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की। जैसे मैंने कहा यह वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की। देखो यहाँ पे जो जिसने वर्ड है ना, ये क्या बता रहा है, यानी कि ये लड़का के बारे में एक रिलेशन बता रहा है कि यह वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। यानी मैंने लड़के को देखा, मैंने कहा कि ये बिल्कुल वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। यानी मैंने लड़के के बारे में एक रिलेशन बताना चाहता हूँ कि जो लड़का मेरी हेल्प करता है वो क्या है, यानी कि वही लड़का है। तो देखो ध्यान से, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या वही लड़का है, यानी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दिस, एक मिनट, दिस इज द बॉय। यहां पे द बॉय का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा। यहां पे द बॉय का मतलब होता है वही लड़का, दिस इज द बॉय। अब यहां पे जो जिसने का ट्रांसलेशन है ना, जो कि हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसका ट्रांसलेशन होता है हु। जिसने मेरी सहायता की, काकी के यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो हु हेल्प्ड मेरी यानी कि मी। तो हो जाएगा दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, यानी ये वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की। तो यहाँ पे जो हु है ना, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, हु का मतलब कौन नहीं निकला। ये हु का मतलब कौन तब निकलता जब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव वर्ड होता, यानी कि अगर हमारे पास ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने का काम करता तो वहां पे हु का मतलब कौन होता, यहाँ पे रिलेशन का काम कर रहा है, इसीलिए ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और हिंदी में इसका मतलब होता है जिसने या फिर जो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऐसा हमारे पास कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो अब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और हम इनको पूरा पूरा सिस्टम से अभी हम लोग इसको कर लेते हैं मगअप। बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, कितने शब्द आते हैं। तो लेट मी राइट नाउ। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो आता है, पहला हमारे पास होता है हु, नंबर 2 पे हमारे पास होता है whom, अगला हमारे पास होता है WHOSE हुज, अगला हमारे पास होता है which, अगला हमारे पास होता है WHERE where, अगला हमारे पास होता है when, अगला हमारे पास होता है why, अगला हमारे पास होता है how। तो ये जो हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जो कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन यार इनका रिलेटिव प्रोनाउन में जब यूज करते हैं ना तो इनका हिंदी मतलब टोटली बदल जाता है। यार मैं एक बात और बता दूं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना कहीं इनमें जो वर्ड आते हैं, तो जो वर्ड आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी वर्ड आते हैं इनका जो हिंदी मीनिंग निकलता है, हिंदी मीनिंग जो निकलता है, ये हिंदी मीनिंग थोड़ा थोड़ा कंजक्शन से मैच करता है। यानी कि जो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जब उनको हम एज अ कंजक्शन यूज करते हैं तो उनमें जो हिंदी मतलब होता है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो हिंदी वर्ड यहाँ के जो शब्द लिखे इनके हिंदी वर्ड से मैच करता है। तो अभी हम लोग जब कंजक्शन की सीरीज चालू होगी तो वहां पे हम आपको एलिब्रेट करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर हिंट मैंने हिंट दे दिया। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि यार ये तो हमारे पास क्या होते हैं, ये तो हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं। लेकिन प्रश्न पूछने वाले जब शब्द ये होते हैं तो इन्हीं शब्द को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, लेकिन ये हमारे पास रिलेशन का बताने का काम करते हैं। जो रिलेशन बताते हैं तो इनका हिंदी मतलब टोटली बदल जाता है। यार कई बार होता है जब हम लोग कोई भी स्टोरी यानी कि नरेट कर रहे होते हैं या फिर रीड कर रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यार हम देखते हैं कि जो कई बार देखते हैं whom I liked most, किसी ये वाक्य हम लिखा देखते हैं whom I liked the most। देखो ध्यान से, ये जो वाक्य है जैसे मान लो हमने कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं तो वहां पे जब ऐसे कोई वाक्य मिल जाता है तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यार ये जो हु हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो डेफिनेटली इसके बाद अगर हम लोग इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं, देखो यहाँ पे पहली बार क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा, और दूसरी बात यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा अगर वाक्य की स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई है, नहीं आई है। तो इन प्रकार के जो वाक्य होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे जो हुम है ना, ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन प्ले हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बनाते, मतलब ही चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, और ये केवल रिलेशन का काम करते हैं। और समझते हैं पहले इनका हिंदी मतलब। तो हु का हिंदी मतलब होता है हमारे पास जो या फिर जिसने, जो या फिर जिसने हमारे पास क्या होता है, ये हु का मतलब होता है। हुम मतलब होता है, हु मतलब होता है जिसे, हुज मतलब होता है जिसका, जिसकी, या फिर जिसके, जिसकी आप लिख लेना। व्हिच मतलब ये होता है क्या, जो। हुयर मतलब होता है जहां। हिंदी मतलब देखो ध्यान से, ये कौन हिंदी मतलब निकालेंगे जब इन शब्दों का प्रयोग हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे होते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब। अच्छा, व्हाई का मतलब जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, यानी कि जब प्रश्न पूछने काम करते हैं तो क्यों होता है, और इसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन में भी इसका मतलब क्यों ही होता है। और कहीं ना कहीं हाउ का मतलब भी क्या होता है, हाउ, कैसे से निकल आता है। अभी हम वाक्य देखेंगे तो हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये शब्द हमारे पास कुछ होते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम इनका यूज करते हैं, हिंदी मतलब ऐसे बदल जाता है। यार एक क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहा होता है, देखो ध्यान से, मैंने एक अभी यहाँ पे एक शब्द और नहीं लिखा, मैं उसको भी लिख लेता हूं, यहाँ नीचे लिख लेता हूं दैट, और व्हिच लिखा। हाँ, दैट का मतलब भी होता है हमारे पास क्या, जो। और मैंने एक और नहीं लिखा, व्हाट नहीं लिखा, शायद नीचे आ रहा होगा, नीचे नहीं आ रहा, मैं इसको यहां लिख लेता हूं व्हाट। एक और होता है WHAT व्हाट, व्हाट का भी मतलब हमारे पास क्या होता है, जो होता है। तो देखो ध्यान से, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देखो ध्यान से, इसका भी मतलब जो है, इसका भी मतलब जो है, यहां भी जो है, यहां भी जो है। यार एक जो को ट्रांसलेट करने के लिए 4 शब्द कैसे आएंगे, यानी इनका डीप एनालिसिस किया जाए तो कुछ डिफरेंस जरूर होना चाहिए, और है भी डिफरेंस। देखो क्या डिफरेंस है यार, पहले ये समझो कि पहले हम लोग इन एक काम करते हैं, इसको हम यहां पे रबिट किए दे रहे हैं, हाथी से रबिट किए दे रहे हैं, जय स्वाहा भैया। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये समझो कि हु, हुम
और हुज में रिलेशन होता है। देखो जो हु होता है ना, ये हमारे लिए सब्जेक्टिव केस होता है, और जो हुम होता है ये हु का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, और जो हुज होता है ये हमारे पास हु का पजेसिव केस है। कौन सा केस है? पजेसिव केस है, ठीक है ना यार। इतना तो जानते होगे ना, सब्जेक्टिव यानी कि क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस को बिगिन करेगा। अभी ये नहीं लिखेंगे, आप समझ जाओ। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कई दिन से बताते चले आ रहे हैं। सब्जेक्ट यानी कि हु से किसी भी वाक्य को हम लोग बिगिन करेंगे। हुम यानी कि हमारे पास हु का ऑब्जेक्टिव कुछ हुम होता है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, यानी कि इसके ऊपर काम होता है। हुज यानी कि हमारे पास रिलेशन बताने के लिए आते हैं, रिलेशन। और ये बात पक्की है कि रिलेशन बताने के लिए आते हैं तो इनके बाद एक नाम का प्रयोग जरूर आएगा, जैसे कि हुज ब्रदर। जैसे कि हुज ब्रदर क्या आएगा? हुज ब्रदर। पजेसिव मतलब क्या होता है? रिलेशन, यानी कि इनके बाद एक नाम जरूर आएगा। तो इन तीनों के बारे में रिलेशन जान जाओ। मैंने इसको आपको क्विकली यहाँ पे बता दिया कि हु, हुम और हुज में एक रिलेशन पाया जाता है। हु सब्जेक्टिव केस होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है हु का, और हु का पजेसिव केस हमारे पास क्या होता है? हुज होता है। अब इनका हम लोग मतलब निकाल लेते हैं कि इनका प्रयोग कहां कहां करते हैं। देखो ध्यान से, हु और हुम इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? लिविंग बीइंग के लिए। किसके लिए करते हैं? लिविंग बीइंग। अच्छा, लिविंग बीइंग नहीं बोलेंगे, इसको हम ह्यूमन बीइंग बोल लेते हैं, क्योंकि लिविंग बीइंग में तो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, तो ह्यूमन बीइंग बोल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हु और हुम का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? मानव के लिए करते हैं। हु हमारे लिए सब्जेक्ट का रूप प्ले करता है और हु हमारे लिए ऑब्जेक्ट का रूप प्ले करता है। ठीक है, इतना समझो भी, एग्जांपल ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हुज का प्रयोग ऐसे याद रखो। अच्छा, ये जो हु और हुम होता है ना, कई बार किताबों में लिखा होता है इसका प्रयोग एज अ गॉड, गॉड यानी कि भगवान के लिए भी हम लोग करते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। तो ह्यूमन बीइंग और गॉड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु और हुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और दोनों मंत्र यहाँ पे दिखाई दिया है। हुज क्या होता है? ये हमारे पास हु का क्या होता है? पजेसिव केस होता है, जिसका मतलब होता है जिसका, जिसके, जिसके। अब देखो ध्यान से, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसके लिए क्या रखो? पैट। क्या याद रखोगे? पैट। यहाँ पे पी का मतलब होता है हमारे पास क्या यार, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो चल यहाँ लिख लेते हैं। जहां पे हमारे पास पैट के लिए करते हैं, यहाँ पे पी का मतलब हमारे पास होता है क्या? पर्सन। किसके लिए करते हैं हम लोग? पर्सन के लिए करते हैं। ए का मतलब हमारे पास होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास टी है, इसका मतलब होता है हमारे पास क्या? थिंग। थिंग मानी वस्तु। यानी कि जो हमारे पास हुज होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? तीन चीजों के लिए करते हैं। पर्सन के लिए भी करते हैं, एनिमल के लिए भी करते हैं, और वस्तु यानी थिंग के लिए भी करते हैं। किसका? हुज का प्रयोग। हिंदी मतलब क्या होता है? जिसका, जिसके, जिसके। कब? जब इन शब्द का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? जो का प्रयोग हम वहां पे करते हैं अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? एनिमल के लिए प्लस थिंग। थिंग यानी कि वस्तुओं के लिए। वस्तुएं क्या होती? नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग चीजों के लिए। तो एनिमल का प्रयोग, सॉरी, हुज का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? जब एनिमल की बात होगी तो वहां पे बात यूज करेंगे, और वस्तुओं की बात होगी तो वहां पे। अच्छा, आगे क्या है भैया? हुयर। हुयर क्या है हमारे पास? जब प्लेस की बात होगी यार, तो प्लेस की बात होगी तो वहां पर यूज कर लेंगे। व्हेन हमारे पास क्या है? टाइम सूचक है, यानी टाइम इंडिकेटर। तो जब टाइम की बात होगी तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का प्रयोग कर लेंगे। वाई क्या है भैया? रीजन की बात होगी, रीजन, ठीक है ना। तो रीजन का जब बात होगी तो वहां पे हम लोग व्हाई का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना। हाउ क्या है? हाउ क्या है? मैनर। मैनर यानी कैसे हुआ। तो जब कोई चीज कैसे हुई है, मैनर की बात होगी, यानी ढंग की बात होगी, तो वहां पे हाउ का प्रयोग कर लेंगे। इन दोनों को समझने वाली बात है। पहले हम व्हाट को समझ लेते हैं। यार व्हाट का भी मतलब होता है जो, लेकिन व्हाट का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे आइडिया की बात हो। आइडिया को हम लोग थॉट भी बोल देते हैं। थॉट यानी कि जब कोई थॉट हो, और थॉट बोलते समय उसमें हिंदी में कहीं अगर जोड़ की मीनिंग निकलती है तो वहां पे हम लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं। अभी हम विद एग्जांपल आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो वहां पे व्हाट का प्रयोग करते हैं। दैट क्या होता है? दैट का भी हिंदी मतलब जो होता है, लेकिन देखो ध्यान से इसमें अंतर क्या है, शायद यहाँ पे आ रहा होगा कैमरे में। तो देखो ध्यान से, दैट का प्रयोग हम जो के मीनिंग के लिए करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसके साथ में होता है? ए डबल एल आल के साथ में होता है, नन के साथ में होता है, और नथिंग के साथ में होता है। इनके साथ में हमारे पास क्या होता है? इस दैट का प्रयोग होता है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो हमारे पास दैट है, शायद यहां पे आ रहा होगा, इतने में आ रहा है, तो एक नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, यहां पे आ रहा हो। दैट का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब जो निकलता है। इसका प्रयोग आल, नन, नथिंग के केस में करते हैं। एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। और इसी के साथ साथ में जो दैट का यूज है ना, दैट का प्रयोग, इसका यूज बड़ा ही कॉमन है। कभी कभी इसका प्रयोग हम लोग एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या कर लेते हैं? कभी कभी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं।
और कभी कभी इसका थिंक के लिए भी यूज हो जाता है, किसके लिए, थिंग। लेकिन यार जब इनके लिए करते हैं तो जो मीनिंग होगा तो जब जो मीनिंग निकल रहा हो और इनकी बात हो रहा हो तो वहां पे दैट लगा देते हैं। लेकिन वो चीज क्या हो, अपने आप में स्पेशल हो, क्या हो, अपनी आप में कैसी होनी चाहिए, स्पेशल। हम जैसा लिख रहे हैं वैसा आप लिखते चलो, जगह कम है तो जब जब हम लिखते हैं वैसे तरह नोट किया लिया करो, इतनी बातें होती हैं, ठीक है ना। तो दैट का प्रयोग हम लोग जब हिंदी में जो लिखा होता तो कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, एनिमल के लिए कर सकते हैं, पर्सन के लिए कर सकते हैं, थिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर आल लिखा हो तो वहां पे कर सकते हैं, नन के लिए कर सकते हैं, नथिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए जो का स्पेलिंग दैट तभी लिखेंगे जब हमारे पास वो चीजें क्या हो, स्पेशल बंदे की बात हो, स्पेशल जगह की बात हो, या स्पेशल वस्तु की बात हो। तो ये होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन में जो शब्द आते हैं उनका हिंदी मतलब क्या होता है। अब इनका जब हम लोग वाक्य फॉर्मेशन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन बिफोर दैट मैं एक बार आपको फिर से क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं। हुक मतलब होता है जो या जिसे, जो कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। हुम क्या होता है, हुक का रिलेटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसका मतलब होता है जिसे, इसका भी प्रयोग हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। हुच क्या है, हु का हमारे पास पजेसिव केस है जिसका मतलब होता है जिसका जिसकी, इसका प्रयोग ये ट्रिक यार को पैट, पी यानी पर्सन, ए यानी एनिमल, टी यानी कि थिंग के लिए करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद नाउन का आना नेसेसरी होता है। हुज का प्रयोग जो के लिए करते हैं, यानी कि हिंदी में जब जो लिखा रहेगा उसका ट्रांसलेशन के लिए हुज का प्रयोग करेंगे, और जब हमारे पास वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा होता है। इसका प्रयोग एनिमल और वस्तु दोनों के लिए होता है। वेयर हमारे पास टाइम यानी कि प्लेस सूचक है, व्हेन हमारे पास टाइम सूचक है, व्हाई हमारे पास रीजन सूचक है, हाउ हमारे पास मैनर सूचक है। दैट का प्रयोग कहां पे करते हैं, जब हमारे पास ऑल, नन, नथिंग या फिर एनिमल, पर्सन, थिंग, लेकिन ये हमारे पास तीनों स्पेशल होते हैं, तो वहां पे दैट के ट्रांसलेशन के सॉरी जो के ट्रांसलेशन के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। अगला हमारे पास था व्हाट। व्हाट का प्रयोग कहां पे करते हैं, जब हिंदी में जो लिखा होता है लेकिन जो लिख रहा है, जो लिखा है अगर वो रिलेशन बताता है एक आइडिया के बारे में, एक थॉट के बारे में, एक विचार के बारे में, तो वहां पे जो का ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होता है, व्हाट होता है। तो आप इतना समझ चुके होंगे। और यहाँ पे तीन चीजें हमने रिलेशन बताया था कि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और हु का पजेसिव केस हुज होता है। तो ये होती इनके हिंदी मतलब के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम एग्जांपल से इसको ज्यादा से क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल से जो भी समझे इसको हम लोग क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले हु और हुम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिख लिए हैं जिससे कि एग्जांपल लिखते समय टाइम कंज्यूमिंग कम लगे। लिखा यह रमेश से जो जा रहा था, तो शुरू कर देते हैं। यह रमेश है, इसका ट्रांसलेशन कई लोगे तो हो जाएगा हमारे पास दिस इज अ रमेश, दिस इज अ रमेश, यह रमेश है। जो जा रहा था, तो जो शब्द किसके लिए बोला गया है, रमेश के लिए बोला गया है, यानी कि जो शब्द रिलेशन बता रहा है किसके बारे में, रमेश के बारे में। तो यहाँ पे जो रिलेशन बताता है रमेश के बारे में, और रमेश है क्या, हमने बताया था कि रमेश क्या है भैया, एक लिविंग बीइंग है। सॉरी लिविंग बीइंग तो हम बोल सकते हैं लेकिन ये ह्यूमन बीइंग है यानी आदमी है। तो आदमी के लिए क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु लगाएंगे। अच्छा आदमी के लिए तो हुम भी आता है, तो हु ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जा रहा है, जाने का काम वो खुद कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि सब्जेक्ट का प्ले होगा। तो सब्जेक्ट कौन होता है, हु होता है, इसलिए यहाँ पे हमने हु लिखा। हु जो जा रहा था, तो हो जाएगा हमारे पास हु वाज गोइंग। फिर से देख लो, हमने यहाँ पे होम का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि होम तो यार ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्जेक्ट तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट तरह यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट की तरह कौन यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, हु। तो यहाँ पे हमने हु वाज गोइंग बोल दिया। तुम वही हो जिसने मुझे जाते हुए देखा, तुम वही हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर दैट, तुम वही हो, यू आर दैट, तुम वही हो जिसने मुझे जाते हुए देखा। तो जिसने जाते हुए देखा, तो यार उसने काम किया ना, जिसने के यहाँ पे मतलब निकाल देखो, तो जिसने जो शब्द है ना खुद वाक्य में काम कर रहा है, तो जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो जो का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, जो के लिए हु हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, हु लिखेंगे। जिसने मुझे जाते हुए देखा, हु वॉच्ड मी गोइंग, हु वॉच्ड मी गोइंग। यहाँ पे जाते हुआ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जेरेंड होता है। अगली वीडियो में आगे जब वीडियो लगातार सीक्वेंस में बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यू आर दैट हु वॉच्ड मी गोइंग कंप्लीट हो गया। यह तुम हो जिसे मैंने चोर कहा। अब इन दोनों वाक्यों में हम हु को समझ लेते, ये दोनों वाक्य हु के बारे में थे। यह तुम हो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज यू, दिस इज यू, यानी कि यह तुम हो जिसे मैंने चोर कहा।
अब देखो ध्यान से, जिसे यानी अब की बार जिसे काम नहीं कर रहा है। इस वाक्य में जिसे का मतलब निकाल के देखो तो इस वाक्य में जिसे काम नहीं कर रहा है, जिसे के ऊपर काम कर रहा है। इस जिसे को चोर पुकारा जा रहा है। तो जब किसी के ऊपर काम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जिसे के लिए अगर हम ऑब्जेक्टिव केस देखें तो जिसे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? whom बन जाएगा। तो हो जाएगा दिस इज यू whom, यानी कि WHOM, whom मैंने चोर कहा, whom I कॉल्ड थीप। क्या हो जाएगा हमारे पास? थीप। तो हो जाएगा दिस इज यू whom I कॉल्ड थीप, हमारे पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अगला देखते हैं, वह रमेश का भाई है। तो हो जाएगा दैट इज रामेश, को पास्ट बना सकते हैं हम लोग, रामेश ब्रदर। एक मिनट, रामेश ब्रदर। तो दिस इज रमेश ब्रदर, यह रमेश का भाई है जिसको मैंने बुलाया। अब देखो यहाँ पे जिसको वाक्य में काम कर रहा है, जिसको वाक्य में काम नहीं कर रहा, जिसको के ऊपर काम किया जा रहा बुलाने का, यानी ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा जो कि whom है। तो यहाँ पे जिसको का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? whom हो जाएगा। whom I called, जिसने मुझे बुलाया। देखो यहाँ पे whom आया, यहाँ पे who आया, लेकिन वाक्य के लास्ट में हमने इंट्रोगेटिव मार्क लगाया नहीं लगाया, क्योंकि ये रिलेशन बताने का काम करते हैं और उनका मीनिंग भी टोटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने who और whom को समझ लिया है। अब समझते हैं हम लोग whose और which को, बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, who और whom को खत्म कर लिया। अब हम यहाँ पे अब की इस वाली स्लाइड में whose और which को समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 एग्जाम्पल है whose के ऊपर दिए गए हैं। लेट्स सी, मैंने आपको बताया था कि हुज का हिंदी मतलब जिसका जिसकी निकलता है, और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? कोई ना कोई एक नाउन आता है, यानी कोई ना कोई एक हमारे पास नाम आता है। लेट्स सी, यह राहुल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज राहुल। क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज राहुल, यह राहुल है, ए लगा लेना। जिसका भाई मेरे साथ है, तो ध्यान से जिसका भाई, यहां पे देखो ध्यान से, जिसका की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? जिसका जिसका जिसकी के लिए क्या हो जाएगा? हुज। तो हम यहां पे लिखेंगे हुज भाई। इसके बाद भैया नाम आना जरूरी था, देखो नाम आ भी गया, हुज बदर, यानी कि जिसका भाई। हमने बताया था ना, यहाँ पे रिलेशन बता रहा, हुज बदर यानी जिसका भाई, राहुल का भाई की बात हो रही, मेरे साथ है। हुज बदर इज विद मी, विद मी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो दिस इज द राहुल हुज ब्रदर इज विद मी, यह राहुल है जिसका भाई मेरे साथ है, वाक्य होगा कंप्लीट। इसी प्रकार के वाक्य हमें कम्युनिकेशन में बोलना होता है। आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो ब्रेन है ना प्रोग्राम हो जाएगा इन वर्ड के माध्यम से। आप फिर एक्सीडेंटली आप किसी भी मौके पे, किसी भी ऑन द स्पॉट, किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी के सामने बोल पाओगे। वह कुर्सी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज, अच्छा जरूरी नहीं कि प्रेजेंट टेंस में हो, इसको हम पास्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे चलो अगले वाले एग्जांपल पास्ट में ले लेंगे। दैट इज चेयर, दैट इज चेयर, जिसकी लेग, लेग यानी उसके जो 4 पावे होते हैं उसकी बात हो रही, जिसकी लेग यानी कि हुज, हुज लेग्स, लेग्स यानी कि लेग्स, चलो हम लेग्स लिख लेते हैं, यानी प्लूरल है। हुज लेग्स टूटी हुई हैं, आर ब्रोकन, टूटी हुई को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन, तो यानी टूट चुकी, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट यानी कि जो मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म यूज किया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे लगाते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका होता है। तो दैट इज चेयर हुज लेग्स आर ब्रोकन, ये वाक्य हमारे पास हो गया कंप्लीट। अगला वाक्य हमारे पास है, यह राज है, तो हो जाएगा हमारे पास दिस इज अ राज, जिसकी साइकिल, तो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा समझ गए होंगे आप लोग, हुज साइकिल, हुज साइकिल मेरे पास है, हुज साइकिल, जिसकी साइकिल, हुज साइकिल मेरे पास, आई है वो, यानी कि मेरे पास है। तो जाएगा दिस इज राज, यानी कि यह राज है, हुज साइकिल, जिसकी साइकिल, आई है वो मेरे पास है। यह गाय है, तो हो जाएगा हमारे पास क्या? दिस इज अ काऊ, दिस इज अ काऊ, ठीक है ना। जो ब्लैक कलर की है, काऊ क्या है? एनिमल, एनिमल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं। व्हिच, व्हिच इज, जो ब्लैक कलर की है, व्हिच इज ब्लैक इन कलर, व्हिच इज ब्लैक इन कलर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हो जाएगा दिस इज अ काऊ, यह एक गाय है, व्हिच इज जो है ब्लैक इन कलर, ये वाक्य हो जाएगा। वह हमारे वह पेन यानी कि दैट पेन, देखो ध्यान से इसको वाक्य, बढ़िया वाक्य हमारे पास है। दैट पेन यानी कि वह पेन जो तुम्हारे पास है, दैट पेन। अब देखो ध्यान से, पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग, वस्तु है, तो यहाँ पे व्हिच का प्रयोग कर लेंगे। दैट पेन व्हिच यानी कि जो, एक सेकेंड लेट मी रिपीट दिस, दैट पेन व्हिच जो तुम्हारे पास है, यानी कि यू हैव,
मेरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इज माइन, इज माइन। तो ऐसे हमने देखो ध्यान से, हमने जब स्पोकन क्लास शुरू की तो मैंने बताया था कि भैया आप अंग्रेजी तभी बोल पाओगे जब आप वर्ड बाय वर्ड बोलोगे, और वो बात सीधे सीधे धीरे धीरे करके प्रूव ही हो रही है। देखो यहाँ पे हमने वर्ड बाय वर्ड इसको बोलते चले जा रहे हैं। दैट पेन व्हिच यू हैव इज माइन, दैट पेन वह पेन व्हिच यानी जो यू हैव तुम्हारे पास, इज माइन मेरा है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास होते कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे के, बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। अब हम आगे एग्जांपल समझते हैं। यह लखनऊ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज लखनऊ, दिस इज द लखनऊ। यहाँ पे आर्टिकल वार्टिकल जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, अभी आप ट्रांसलेशन समझो जो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। यह लखनऊ है, दिस इज लखनऊ। जहां देखो अब यहाँ पे लखनऊ क्या है भैया, एक प्लेस है। तो जब प्लेस की बात हो और वहां पे जहां या जहां की बात हो, तो प्लेस और जहां की बात हो वहां पे क्या लगाते हैं, हुए लगाते हैं। तो दिस इज लखनऊ हुयर यानी कि जहां मैं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न। दिस इज लखनऊ वेयर आई वॉज बॉर्न। तो ये हमारे पास इसका प्रयोग हो गया है, यहाँ पे हुयर का प्रयोग हो गया है। यह तालाब है, तो क्या हो जाए हमारे पास, दिस इज अ पॉन्ड, दिस इज अ पॉन्ड। जहां यानी कि जगह की बात हो रही है यानी प्लेस है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम लोग, हुयर लगा लें, तो समझे गए होगे आप लोग। तो दिस इज अ पॉन्ड हुयर, हम सब आते हैं, हम सब आते थे, यानी कि वी यूज्ड टू कम, वी यूज टू कम आल, यहाँ पे सभी है तो आल लगा लेते हैं। तो दिस इज अ पॉन्ड यानी यह तालाब है, हुयर यानी कि जहां, वी यूज टू कम हम आया करते थे या फिर हम सब आते थे। यानी कि हमारे पास दो प्रयोग ये किसके थे हमारे पास, ये दोनों हमारे पास हुयर की एग्जांपल हो गया। अगला देखते हैं, यह वही समय था, यानी कि दिस एज समय था, यानी कि पास्ट है तो यहाँ पे वाज लग जाएगा। तो दिस वाज, यह वही समय था। ये तो हमारे पास ये तालाब है, यहाँ आते थे, यहाँ पे वाज लगा ना यूज, ठीक है। तो यह वही समय था, तो दिस वाज समय था, यानी कि दैट टाइम, दिस वाज यानी कि दिस वाज दैट टाइम, यह वही समय था जब। देखो टाइम की बात हो रही है, तो जब टाइम की बात होती है वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग, क्या, व्हेन। तो जब यानी कि व्हेन, और व्हेन का मतलब ही होता है जब हम बात किया करते थे। व्हेन वी यूज्ड टू टॉक, वी यूज्ड टू टॉक किया करते थे। अगला वक्त देखते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता यानी कि मैं नहीं जानता हूं, यानी कि आई डोंट नो, आई डोंट नो कि यानी कि दैट क्यों, यानी कि यहाँ पे रीजन की बात की जा रही है, यहाँ क्या लगाएंगे, व्हाई, व्हाई यानी कि क्यों अब भी तुम नहीं समझ रहे हो, यानी कि व्हाई यू आर ए आर ई नॉट गेटिंग, गेटिंग का मतलब होता है समझना, ठीक है ना, अंडरस्टैंड भी लगा सकते हो आप लोग, हमने यहाँ पे गेटिंग लगा लिया। यू आर नॉट गेटिंग, अब भी, इवन नाउ, इवन नाउ हमारे पास हो जाएगा। तो आई डोंट नो दैट व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इवन नाउ, ये हो जाएगा। अगला एग्जांपल क्या है, वे नहीं जानते, यानी कि दे डोंट जानना की स्पेलिंग होती है हमारे पास नो, दे डोंट नो, कैसे की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास, हाउ, दे डोंट नो हाउ मैंने तुम्हें फुसलाया, फुसलाने की स्पेलिंग होती है काजोल, CAJOLE, का जो मैंने होता है फुसलाना या पटाना। दे डोंट नो, वे नहीं जानते कैसे, हाउ मैंने तुम्हें फुसलाया, आई फुसलाया यानी कि का जोल्ड तुम्हें यानी कि यू, तो हो जाएगा वे नहीं जानते कैसे मैंने तुम्हें फुसलाया। तो दे डोंट नो हाउ आई का जोल्ड यू, ये हमारे पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने आपके जो आगे वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट के साथ एक दो बच्चे होंगे उसको भी देख लेते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो गाइस यहाँ पे लास्ट के दो रिलेटिव प्रोनाउन बचते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं फिनिश। फर्स्ट वन इज, जो तुम सोच सकते हो उसे पूरा कर सकते हो। हम यहाँ पे व्हाट की बात कर रहे हैं, व्हाट का मतलब होता है जो, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग आइडिया और थॉट के लिए। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन, जो तुम सोच सकते हो, तो जो तुम सोच सकते हो, सोचना क्या है भैया, एक प्रकार का आइडिया या तो विचार ही तो है, यानी कि सोच के लिए अगर जो आता है तो उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाता है हमारे पास, व्हाट, यानी कि लेट मी चेंज मार्कर, तो यहाँ पे लोग क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट यानी कि जो तुम सोच सकते हो, यानी कि यू कैन, सकते हो लगा ना, यू कैन थिंक, तो व्हाट यू कैन थिंक, जो तुम सोच सकते हो उससे पूरा कर सकते हो। कैन बी डन, ये हमारे पास हो जाएगा। तुम जो सोच सकते हो, व्हाट यू कैन थिंक, यू कैन बी डन, पूरा किया जा सकता है, यानी पैसिव वॉइस का वाक्य कंप्लीट हो गया।
तुम वही पाओगे जो सोचोगे, तुम वही पाओगे, तो हो जाएगा हमारे पास तुम वही पाओगे, तो यू विल, यहां पे आगे देख लो, यहां पे जगह कम है, इधर लिखे दे रहे हैं, यू विल ओनली गेट दैट, यू विल ओनली गेट, यू विल ओनली गेट, यू विल ओनली गेट, तुम केवल पाओगे जो सोचोगे, है ना। तो जो यानी यहां पे क्या है, अब सोचना हमारे पास क्या है, थॉट है, तो उसके कंडीशन में जो की स्पेलिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट। तो यू विल ओनली गेट व्हाट सोचोगे, विल थिंक, व्हाट यू विल थिंक लगा लेते हैं, व्हाट यू, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यू विल थिंक हो जाएगा हमारे पास। तो यू विल ओनली गेट व्हाट यू विल थिंक, तुम वही पाओगे जो सोचोगे। अगला देख लेते हैं दैट का प्रयोग कहां पे करते हैं। दैट प्रयोग वैसे हमने आपको बता ही दिया, जब हमारे पास, अब देख लो क्या हमने यहां पे बता ही दिया था भैया, ऑल नथिंग इनके सबके साथ में आता है। देखो ध्यान से, जो सभी चमकते हैं हीरा नहीं होते, कई बार कोटेशन लोग लिखा पाते हैं, इसका आंसर क्या होता है, जो, यानी कि ऑल। अब यहां पे हमारे पास आल यानी कि सभी हमने आल लिख लिया। अब जो की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो आल के बाद हमेशा जो का ट्रांसलेशन करना हो तो वहां पे क्या लिखोगे आप लोग, दैट, क्या लिखोगे, दैट, यहां लगा दैट। ऑल दैट चमकने की स्पेलिंग होती है हमारे पास ग्लिटर, ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स हीरा नहीं होते हैं, आर नॉट डायमंड, डाई, क्या हो गया, डायमंड, तो जाएगा जो सभी चमकते हैं हीरा नहीं होते, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट डायमंड हो गया वाक्य। जो कुछ भी नहीं जो किया ना जा सके, कुछ भी नहीं यानी कि नथिंग, कुछ भी नहीं यानी कि नथिंग, जो यानी कि दैट, यहां पे दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि दैट का प्रयोग जो के लिए करते हैं जब नथिंग होता है, ठीक ना, नथिंग बाद हमेशा जो के लिए क्या आएगा, दैट ही आएगा, आल के जैसा है। तो कुछ भी नहीं, नथिंग दैट किया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी डन, पैसिव वॉइस का वाक्य है, आप समझते होंगे, मैंने पैसिव पढ़ा रखा है। कुछ भी नहीं जो किया ना जा सके, नथिंग दैट कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी डन, ये वाक्य हमारे पास हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते थे मैंने आपको यहाँ पे एलिब्रेट कर दिए, और इसी के साथ साथ में मैंने यहाँ पे प्रोनाउन के सारे टाइप के बारे में आपको इजीली एलिब्रेट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में बात करूंगा एंड एडजेक्टिव, एंड लेट मी टेल यू एडजेक्टिव भी एट द सेम टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना हमारे पास प्रोनाउन रोल प्ले करते हैं। तो बहुत जल्दी कल या परसों एक एडजेक्टिव के बारे में वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आप उसको वॉच करें, अपनी कम्युनिकेशन को इनहेंस करें एंड गो इन योर लाइफ फर्दर। So let's finish this video right now. I will see you all in next video very soon. Till then, bye bye.